तो बड़े से बड़े चैप्टर को सिर्फ आप एक पेज पर लेकर आ सकते हैं। इससे क्या होगा, जितना लंबा सेंटेंस होगा मेरे दिमाग में कॉग्निटिव लोड बढ़ेगा। बस अब इस चीज को बड़े ध्यान समझ लेना, आज की क्लास तुम्हारे जीवन का सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है। जब तक तुम इसको नहीं समझोगे तब तक ये एग्जाम क्रैक नहीं कर पाओगे। उस आईपीएस हरियाणा में आपने देखा, और समाज जैसे बना, समाज में क्या आ जाएगा कि दुनिया के तीसरे सबसे वर्स्ट शहर में बेंगलुरु का नाम आया। उंगली पकड़ के सिखाना आज की डेट की सबसे बड़ी जरूरत। ज्योग्राफी क्या है? अब ये जो नोट्स है इसको बोलते हैं, ये मेरा सबसे खोजा गया सबसे बेहतरीन मेथड, इसको बोलते हैं LWMI, लेस वर्ड मोर इंफॉर्मेशन। लेस वर्ड मोर इंफॉर्मेशन, अगर ये मेथड है, इसका मतलब ये नहीं कि कहीं भी कुछ भी है। LWMI में क्या होता है, क्वेश्चन के थ्रू पूरे नोट्स के फ्लो बनते हैं। तो बड़े से बड़े चैप्टर को सिर्फ आप एक पेज पर लेकर आ सकते हैं, उस एक पेज को लिखकर अपने दीवारों पे टांग सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप कॉपी में रखें, दरवाजे पे चिपका दीजिए, एक स्टिक नोट लगा दीजिए उस पे, ताकि हम उठते बैठते, ब्रश करते, बाल झाड़ते, हम उसका रिवीजन कर सकें। बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीका होता है, इसको बोलते हैं लेस वर्ड मोर इंफॉर्मेशन, LWMI टेक्निक। तो चाहे आप ज्योग्राफी के नोट्स बनाइए, चाहे हिस्ट्री के नोट्स बनाइए। अब चलिए हम सीखते भी हैं और आज का चैप्टर पढ़ते भी हैं। चलें शुरू करें। तो कल हमने जो पढ़ा था उसी का देखो नया वर्जन में लेकर आया। अब उस नोट्स और इस नोट्स में आप डिफरेंस देखना। हमने पढ़ा कि भूगोल क्या होता है। तो भूगोल में हमने देखा कि जो नई थ्योरी, पहले तो हमने पढ़ा कि ज्योग्राफी इज ऑल अबाउट फाइंडिंग कि भाई जियोग्राफोस यानी पृथ्वी का वर्णन। अब वर्णन शब्द का मतलब यहां पे देखा कि ज्योग्राफी में सबसे पहला होता है क्या, व्हाट इज। तो जब मैं जैसे सोनम, जब मैं बात कर रहा हूं तो इसको विजुअलाइज करो कि ओजांग साहब जो शब्दों को बोल रहे हैं, तुम घबरा रही हो, अरे बाप रे कुछ पढ़ना है, निकालो इस माइंडसेट को, मारो अपने मुंह पे एक बार तमाचा खींच के, खूब, कई बार झटके लगने बहुत जरूरी, मारो खूब कस के कि तू कर क्या रही है, तू कर क्या रही है, मारो कर। कई बार होता है, हम लोग भी करते, हमारे टीचर हमसे बोलते थे मारो, ताकि याद रहे तुम्हें कि गलत बार बार सोच रहे हैं, तुम सोचो यस आई कैन लर्न इट, उसको विजुअलाइज करो। क्या? तो हमने सबसे पहले देखा कि ज्योग्राफी में सबसे पहले हमें भूदृश्य दिखाई पड़ा, हमें चीजें दिखाई पड़ रही फिजिकल फॉर्म में। दूसरा, वाई, ये यहां क्यों है, जो मॉडर्न ज्योग्राफी में इसके बनने की प्रक्रिया क्या है, इस पर हम आज चर्चा करेंगे। जो सबसे इंपॉर्टेंट प्राइमरी फोकस जो होता है भूगोल, जिसे हम लोग कहते हैं, भूगोल में हम मैपिंग करते हैं, मैप पे देखते हैं, हम देखते हैं। तो वो जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होता है कहां कहां। अब देखो, LWMI का मतलब होता है लेस वर्ड मोर इंफॉर्मेशन, यानी कम शब्दों में ज्यादा जानकारी। तो हम सेंटेंस लिखते हैं, हमारे दिमाग को सेंटेंस की आवश्यकता नहीं है, तो हमें वर्ब एडजेक्टिव की आवश्यकता नहीं होती है। हमारा दिमाग इन सिंबल्स को समझता है। आप पहली बार थोड़े ना इस गोला पे आए हो, आपने शुरुआत से वो चीजें पढ़ी हैं। तो अब आपने देखा कि हमारे दिमाग को समझने के लिए, सीखने के लिए लोड कम करना है, इसको कॉग्निटिव लोड कहते हैं। इससे क्या होगा, जितना लंबा सेंटेंस होगा मेरे दिमाग में कॉग्निटिव लोड बढ़ेगा। तो हम मुख्य तत्व समझने के बजाय, यानी की कॉन्सेप्ट समझने के बजाय, हम HWC करने के बजाय, हम क्या होता है, हम सब्जेक्ट स्ट्रक्चर्स में फंस जाते हैं। इसीलिए हमारे सीखने की प्रक्रिया बाधित होती है। मैं आपको प्रूफ देता हूं। कभी आप छोटे बच्चों के स्कूल में गए हैं, जो किंडरगार्टन होते हैं, जो छोटे छोटे बच्चे जहां सीखते हैं, आप देखिएगा कि जब उनको सिखाया जाता है तो एक अक्षर ए, तो ए मतलब एप्पल भी होता है, ए मतलब और भी एक तमाम तरह के वर्ब भी बन जाते हैं, तमाम तरह की चीजें बन जाती हैं। लेकिन आपने देखा कि उनको चित्रों के माध्यम से एक चीज का सिर्फ एक मतलब सिखाया जाता है। नोटिस करके देखना, ए फॉर एरोप्लेन, ए फॉर एप्पल, ए फॉर ये सब नहीं सिखाया जाता, सिर्फ एक वर्ड जो इजी है और जो उनके घर में आसपास, और वो पिक्चर फॉर्म में सिखाया जाता है। नोटिस करके देखना, बी फॉर बॉल छोटा सा, बी फॉर बलून भी तो होता है, बी फॉर बफेलो भी तो होता है, हम क्यों नहीं सिखा रहे हैं? तो एक छोटा शब्द, सिर्फ एक, क्यों? क्योंकि हम उसका कॉग्निटिव लोड, आप समझो मैं NLP एक्सपर्ट हूं, तो जो उसमें कॉग्निटिव लोड हम नहीं बढ़ा सकते उसका, क्योंकि जैसे ही कॉग्निटिव लोड बढ़ेगा वैसे आपकी लर्निंग प्रोसेस डाउन हो जाएगी, आपकी जो इमेजिनरी पावर है वो डाउन हो जाएगी, और जैसे डाउन होगी आप उस समय आपको महसूस होगा कि आपने कुछ पढ़ा लेकिन आप उसको याद नहीं रख पाएंगे। सो दीज नोट्स आर नोन एज LWMI नोट्स, लेस वर्ड मोर इंफॉर्मेशन बेस्ड नोट्स, राइट। तो अब बड़े ध्यान से आपको यह चीज सीखनी है। तो मैंने कहा प्राइमरी फोकस, तो मैंने कल ये पढ़ाया था, लेकिन आज देखो, तो प्राइमरी फोकस है वेयर, अब मैंने लिखा प्राइमरी फोकस, यानी कि मुख्य फोकस, यानी कि ज्योग्राफी में जो सबसे इंपॉर्टेंट, जो ज्योग्राफी का सबसे कोर वैल्यू है वो होता है कहां, क्योंकि कहां से ही क्या होता है। अब कहां का मतलब क्या, देखो, पहला कहां, जल राशि,
जल हमारे जीवन का आधार है। कल मैंने आपको बताया था मानव सबसे महत्वपूर्ण, और मानव के लिए जल, चाहे हमारी सिंधु घाटी सभ्यता हो, मेसोपोटामिया की सभ्यता हो, ज्यादातर सभ्यताएं जल के किनारे। जल हमारे जीवन के लिए, कृषि के लिए, परिवहन के लिए सबसे महत्वपूर्ण। हिस्ट्री में आप पढ़ते हैं तो वेयर, कहां पर जल राशियां हैं, वाटर बॉडीज हैं। फूड, हम अगर भोजन हमें नहीं मिलता तो हम एक समाज के रूप में इकट्ठा नहीं होते। हमने प्रिमिटिव एग्रीकल्चर किया, इसीलिए हम जानवरों से आगे निकल गए, इसीलिए हम इस रेस में आज धरती के सबसे पावरफुल, क्योंकि हमारे पास फूड सिक्योरिटी है। अब मैंने एक वर्ड यूज किया वाटर, यहां ये थोड़ा लिखा बिकॉज वाटर अवेलेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे ही आपने लिखा वाटर अवेलेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो अब आप इंपॉर्टेंट, अवेलेबिलिटी इज, ये आपने शब्द जोड़ के अपना कॉग्निटिव लोड बढ़ा दिया। जैसे कॉग्निटिव लोड बढ़ता है वैसे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स स्लो हो जाता है। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स का काम होता है सीखना, उसको इमेजिनेशन में लेकर जाना, वो पिक्चोरियल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। अब जैसे कॉग्निटिव लोड बढ़ेगा वैसे ही क्या होगा, आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो है वो पिक्चर बनाना बंद कर देगा, लोड बढ़ जाएगा। जैसे आपका फोन कई बार बहुत ज्यादा यूज करते हो तो गर्म हो जाता है, और बहुत हैवी वर्क करते हो गर्म हो जाता है। जैसे गर्म हो जाता है, तुमने देखा होगा ऐप मॉल फंक्शन शुरू कर देते हैं, आपने कई बार नोटिस किया होगा। या आपका कोई कंप्यूटर है जिसमें आप मल्टीपल आप हैवी फाइल्स और ये सब चीजें कर रहे होंगे, आपने देखा होगा आपका कंप्यूटर स्लो हो जाता है। नोटिस किया है, कई बार आप लोगों ने नोटिस किया होगा। आपका फोन स्लो हो जाता है तो फिर आपसे कहा जाता है कि जंक फाइल्स को इरेज करो, हैवी फाइल्स एक साथ आप मल्टीपल प्रोसेसिंग मत करो। बिल्कुल यही होता है तुम्हारे दिमाग के साथ। बस अब इस चीज को बड़े ध्यान समझ लेना। आज की क्लास तुम्हारे जीवन का सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है। एक मेंटर गहराई में जाकर सिखाता है। जब तक ये जो तुम्हारा विनिंग पार्ट है ना, ये ब्रेन, यही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। जब तक तुम इसको नहीं समझोगे तब तक ये एग्जाम क्रैक नहीं कर पाओगे। अगर एग्जाम छोड़ो, आगे चलकर रिश्तों को नहीं समझ पाओगे, जीवन को नहीं समझ पाओगे, आगे चलकर आध्यात्म को नहीं समझ पाओगे। अभी तो ये बहुत छोटा सा एग्जाम है, बहुत छोटा चैलेंज है, इससे बड़े बड़े एग्जाम आ रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो उस आईपीएस, हरियाणा में आपने देखा इतना जो है एडीजीपी की पोस्ट पे लोग तरसते हैं, पत्नी आईएएस ऑफिसर, वो भी बहुत सीधे सीएम को रिपोर्ट कर, इतने सीनियर आईएएस ऑफिसर। लेकिन इंसान के जीवन से बढ़कर कुछ होता है क्या? और खुद को, मतलब आप सोच के देखिए, आप अंदाजा, इस जीवन के लिए इंसान क्या नहीं करता है। सब कुछ तो था, इतना सीनियर आईपीएस ऑफिसर, पत्नी सीनियर आईएएस ऑफिसर, बच्चे विदेश में, क्या नहीं था यार, पावर, पैसा, क्या नहीं था। लेकिन जिस चीज के लिए ये वर्दी, जिस मतलब क्या है ये, यानी इसका मतलब है आपको ये बात समझ में कि जीवन एक इम्तिहान है, और इस इम्तिहान में पास करने के लिए इसका होना बहुत जरूरी है। आप सोच के देखिए, एक छोटा सा कट लग जाए हमें तो हम चिल्लाने लगते हैं, अस्पताल भागते हैं। आप अंदाजा लगा रहे हैं कि क्या मानसिक स्थिति हो गई होगी उस समय। तो अब इस बात को समझिए, हमने क्या किया, कॉग्निटिव लोड हम घटाएंगे। क्लियर है? तो हम जब अब नोट्स बनाएंगे तो आदतें बदलेंगी। यही एज ए मेंटर मैं आपको सिखाऊंगा। मेंटरशिप का मतलब ये थोड़े ना होता है ये क्वेश्चन ले लो। आजकल मेंटरशिप के नाम पे बहुत बवाल चल रहा है, बहुत दिक्कतें चल रही हैं। लोग जाके मेंटरशिप ज्वाइन करते हैं, ओ माय गॉड, ये नहीं होता, पहले मुझे सिखाओ, हु आई एम, वेयर इज माय रिसीवर, मेरा रिसीवर ठीक करो भाई। मेंटरशिप ट्रेनिंग जो होती है ना, बहुत बारीक काम होता है। आप देखना कि अगर मेरे पास जितने भी मेरे मेंटरशिप के स्टूडेंट, सबका टाइम टेबल अलग अलग जाएगा, सबका प्रोडक्टिविटी चार्ट अलग अलग जाएगा। ये होती है मेंटरशिप, ये होती है पर्सनल गाइडेंस। यू फील लाइक यस, कोई है मेरे साथ, कोई मेरे ऊपर ध्यान दे रहा है। भेड़ की तरह सबको हाँ करें, फिर कोचिंग और मेंटरशिप में क्या फर्क है? इसीलिए आप में से जितने लोग ये हाथ पकड़ चुके हैं वो अब समझ लें कि अब उनके लिए हर दिन एक चुनौती खत्म तो होगी। आगे बढ़ते हैं। तो वाटर, फूड से क्या बना? सोसाइटी। भाई खाना जब हमें मिल गया, हम खाने की तलाश में, 6th क्लास की एनसीईआरटी कहती है हम हंटर और गैदरर्स थे, यानी संग्रहणकर्ता और शिकारी थे। तो क्यों भाई, खाना नहीं मिला, हिरण के पीछे भाग गए, वहां पे पीछे भाग गए। तो जब हमारे पास खाद्य सुरक्षा आ गई तो हमने क्या बनाया? समाज। और समाज जैसे बना, समाज में क्या आ जाएगा? नियम आ जाएंगे, राजनीति आ जाएगी, अर्थव्यवस्था आ जाएगी, समाज के जो है वो रीति रिवाज हो जाएंगे। हो गया काम। और जैसे ही समाज बनेगा वैसे ही हम प्रभावशाली हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। सिक्योरिटी, सुरक्षा मिल गई। वेयर से हमें अब भाई मान लीजिए आपसे मैं कहूं हम कहां पर रहते हैं, जैसे मैं आपको एक मकान दे दूं कि जैसे प्रीति कलाल से बोलूं, प्रीति तुम्हें यहां रहना, लेकिन रात में यहां पर बाघ भी आता है, भालू भी आता है, ठीक है, यहां रहोगे। अब प्रीति से बोलो, और बेटा देखो ये बहुत शांति है, यहां तुम खूब मन लगा के पढ़ सकती हो और पूरा ध्यान लगा के आराम से सो सकती हो। प्रीति जवाब देना मेरे को, या अमरिंदर जवाब देना। लेकिन किसी भी क्षण यहां बाघ आ सकता है, भालू भी आते रहते हैं, और तेंदुआ तो फिर आता ही आता है।
अब मैं तुमसे कहूं बेटा मन लगा के पढ़ना, खूब मन लगा के पढ़ना, जरा सी ऐसे आवाज हुई या पत्तों में खड़खड़ खड़खड़ हुई और इधर ज्योग्राफी चल रही है, तो प्रीति मन लगेगा ना पढ़ने में? खूब मन लगा, उलांग सर पढ़ा रहे हैं, उधर पत्तों में खड़खड़ाहट हुई और सबने बोल दिया यहाँ पे बाघ आते हैं, तेंदुआ आता है, भालू आते हैं, और ये सेकंड भर में आपका ब्रेकफास्ट डिनर करके चले जाते हैं। अब बताओ वहां रुककर पढ़ाई होगी? तो वेयर हमें बताता है सिक्योरिटी, यानी सुरक्षा कहां है, सुरक्षा कहां है। जब हमारे पास सोसाइटी सिक्योरिटी होती है तो वेयर में हम बताते हैं शहर यहां क्यों बनाए, शहर यहीं पे क्यों बनाए गए। आप बताओ दिल्ली जैसा शहर, हम कहते हैं यहां बहुत पॉल्यूशन है, AQI खराब हो रहा है, हम अरुणाचल में बना लें, हम अरुणाचल में शहर क्यों नहीं बना पा रहे हैं? हम इस तरह का सघन शहर हम हिमाचल में क्यों नहीं बना पा रहे? क्या रीजन हो सकता है? तो ये जो शहर हैं, यानी आर्थिक गतिविधियों का जो केंद्र है, इनके पीछे भी तो ज्योग्राफी है कि यहीं पर ये क्यों बने, यहीं पर ये उद्योग क्यों लगा, यहीं पर ही लोहे का उद्योग क्यों, यहां पर कोयले का उद्योग क्यों, यहीं पर IT हब क्यों बना, ऐसे क्या कारण मौजूद हैं। अब जैसे कल एक खबर आई कि दुनिया के तीसरे सबसे वर्स्ट शहर में बेंगलुरु का नाम आया, वहां ट्रैफिक व्यवस्था बहुत खराब है, वहां पे सारी ये, और लेकिन वो भारत का IT हब है, वो IT हार्ट है भारत का। तो ऐसा क्यों हुआ कि वो IT हार्ट तो बन गया लेकिन वो अवसंरचनाओं के मामले में बहुत खराब है, थर्ड वर्स्ट जो सिटी का उसको तमगा मिला है वर्ल्ड में। वहां ट्रैफिक नहीं है, वहां पे जो है वो इतना ज्यादा ट्रैफिक होता है, या वहां पे इतना ज्यादा जो है सुविधाओं की कमी है, बहुत लोगों की लाइफ हेल है, लिविंग कॉस्ट बहुत ज्यादा है। ऐसा क्यों? तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि भारत का वो IT हब कन्वर्ट हो गया? उसके पीछे कई कारण मौजूद होंगे, बस ज्योग्राफी इनकी इन्वेस्टिगेशन करता। आगे बढ़ते हैं। आज की यूपीएससी की तैयारी में मेंटरशिप यानी पर्सनल मेंटरशिप बहुत जरूरी है। मैं कैसे पढ़ता हूं, मेरा टाइम टेबल क्या है, मुझे रिवीजन कब करना है, रोज कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती है, कौन देगा सॉल्यूशन? आपका मेंटर। मैं निकलवा कर रहूंगा आपका यूपीएससी। आप मुझे बनाइए अपना पर्सनल मेंटर, जहां पर ये सारी चीजें टाइम टेबल से लेकर हर चीज, चाहे वो प्रीलिम्स कैसे निकालना है, मेंस की आंसर राइटिंग क्या होगी, कैसे रिवीजन करना है, कैसे करंट अफेयर्स तैयार करना है, और अपना रिपोर्ट कार्ड तैयार करिए। मेंटर असिस्टेंट का फायदा उठाइए, अपने आप को डिसिप्लिन करिए। अगर आप जानना चाहते हैं कि पर्सनल मेंटरशिप क्या है और कैसे आपको ये सफलता की तरफ लेकर जा सकता है, तो देर मत करिए, दिए गए नंबर पर कॉल करिए और अधिक जानकारी देना शुरू करिए। ट्रेड, यहां पर ही ये व्यापार क्यों? जैसे मान लो वो IT हब के रूप में, वहां बड़े बड़े जॉब होती है, दुनिया भर के लोग वहां जाते हैं, वहां से बहुत बड़ा जो है पैसा आता है, तो वो क्यों ट्रेड, यहीं पर ये ट्रेड क्यों हो रहा है? जो हमारी रिफाइनरी है वो कोस्टल एरिया में क्यों है? आपको पता होना चाहिए। ये तुम्हें ज्योग्राफी का वेयर एस्पेक्ट बताता है। रूट्स, कहां से कौन सा रास्ता निकलेगा, चाहे वो समुद्री मार्ग हो, सड़क मार्ग हो, रेलवे मार्ग हो, जलयान हो, क्यों 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 आज नॉर्थ ईस्ट को पहली बार हम मिजोरम में रेलवे लाइन इतने साल बाद, 76 साल बाद हम पहुंचा पा रहे हैं आजादी के? क्यों कश्मीर में अब रेलवे लाइन पहुंची है, जबकि यहां तो रेलवे लाइन उत्तर भारत में पहुंचती रहती है? ऐसा क्या कारण है? तो ये जो वेयर है ज्योग्राफी का, ये सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। कहां? ठीक है, कहां का मतलब होता है मैपिंग। अब जो वर्ड यहां लिखा है मैपिंग, कहां मतलब मैपिंग, कहां का मतलब होता है मैप। अब मैप का मतलब क्या होता है? मैप का मतलब होता है टू विजुअलाइज, टू सी। मैप का मतलब होता है नाप देना। तो यानी इस पूरी पृथ्वी को हम कागज पे नाप सकते हैं, 2D पे नाप सकते हैं, हम देख सकते हैं यहां ये है। अब आप गए नहीं होगे साउथ अमेरिका, लेकिन अभी मैप खोलोगे तुम्हें साउथ अमेरिका दिख जाएगा, तुम्हें पश्चिम एशिया दिख जाएगा, यानी आप उसको विजुअलाइज कर सकते हैं। यही वेयर की सबसे बड़ी ताकत होती है। कहां पर कच्चा माल मिलेगा? रेयर अर्थ मटेरियल के लिए आपकी लड़ाई चल रही है। अभी आपने देखा कि अमेरिका ने चाइना के ऊपर टैरिफ लगा दिया। करंट अफेयर्स बाहर छोड़न जाएगा इससे। अब ये रेयर अर्थ मटेरियल, दुर्लभ मृदा तत्व तो क्या है, 90% चाइना के पास क्यों है? वहां पे भारत ने भी अभी दावा किया कि उसने भी जो है रेयर अर्थ मटेरियल खोजा है। जो पश्चिम एशिया, उसके पास ही कच्चा तेल क्यों है? क्यों आज रशिया और उसके आसपास के जो तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, उसके पास नेचुरल गैस भंडार, फॉसिल गैस क्यों है? तो ये कच्चा माल यहां पर क्यों मिल रहा है? क्योंकि इसी कच्चा माल से आपका उद्योग यानी इंडस्ट्री डेवलप होगी। इंडस्ट्री डेवलप होगा तो उसके आसपास टाउनशिप डेवलप होगी। टाउनशिप डेवलप होगा तो ह्यूमन ज्योग्राफी, वहां पर इकोनॉमिक ज्योग्राफी जो है वो प्रिवेल करेगी। समझ में आया आपस में? अब देखिए मैंने कितने वर्ड यूज किए, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 शब्द मैंने केवल वर्ड यूज किए, पूरा कॉन्सेप्ट हो गया।
आप ज्योग्राफी के हर एस्पेक्ट को, आप 11th क्लास की ज्योग्राफी उठाइए, फर्स्ट चैप्टर में जाइए, भूगोल एक अंतर विषयक सब्जेक्ट है, एक पूरा चार्ट ऐसे बना हुआ 8 शब्द के अंदर करते हैं, इसको बोलते हैं LWMI, लेस वर्ड मोर इंफॉर्मेशन। वेयर ये भी बताता है हाउ ह्यूमन एंड प्लेस आर रिलेटेड और इंटरैक्ट, बहुत खूबसूरत लाइन है। तो कल मैंने बताया था कि एक हमारे बात हुई थी मैन एनवायरमेंट रिलेशनशिप, अब इसी को और देखते हैं। अब जरा इस वर्ड को LWMI कैसे एक्सपेंड करता है। तो LWMI मतलब ये नहीं कि आपने खाली पॉइंट सारे लिख दिए, LWMI एक फ्लो दिखाई पड़ता है। तो ये तो सब स्टैटिक हो गया, मनुष्य क्या डायनामिक है, चलता फिरता रहता है, उसकी आर्थिक गतिविधियां, सोच, राजनीति, विचारधारा, धर्म, मान्यताएं सब बदलती रहती हैं, सब बदलती। अगर इस संसार में कोई सबसे ज्यादा डायनामिक है तो ह्यूमन है। जहां तालाब होगा वहां पार्टिकल प्लॉट बना देगा, जहां जंगल है वहां सड़क बना देगा, धर्म बदल लेगा, जगह बदल देगा। आज भारत में रह रहा, कल अमेरिका में रहने चला जाएगा, है कि नहीं है। सबसे ज्यादा डायनामिक कौन है? मनुष्य। आज जो है वो बहुत बड़ा उद्योगपति है, जंगल काट रहा है, कल उसका दिमाग बदल गया, संत बदल गया, तो कल वो पर्यावरण के लिए लड़ना शुरू कर देगा। तो ये सबसे ज्यादा डायनामिक कॉन्सेप्ट किसके पास है? ह्यूमंस के पास है। तो यहां कॉन्सेप्ट है मनुष्य और उसका स्थान किस प्रकार आपस में संबंधित है, हाउ ह्यूमंस एंड प्लेस आर रिलेटेड और इंटरैक्ट। अब ये हाउ लगाकर मैंने क्या किया, नोट्स को आगे बढ़ा दिया, ठीक है। इंटरैक्ट यानी आपस में कैसे ये जुड़ते हैं या ये आपस में कैसे संबंधित हैं। अब जरा देखो, फॉर एग्जाम्पल पीपल लिविंग इन डेजर्ट, यानी कि वह लोग जो मरुस्थलों में रहते हैं, कहते हैं सबसे कठिन जलवायु यहां की है, तो मरुस्थल मैंने कहा डेजर्ट। अब मेरा देखो नोट्स बनाने का तरीका LWMI, तो डेजर्ट है, मैंने कहा HWC यानी हैंडल विद केयर। तो डेजर्ट क्या है? डेजर्ट दो प्रकार के, हॉट एंड कोल्ड, तुरंत वही लिख दिया। ये थोड़े ना डेजर्ट्स आर टू टाइप, ये बचपन में स्कूलों में लिखाया जाता है। लिखो नंबर 1 देयर इज अ हॉट डेजर्ट, देयर इज अ कोल्ड डेजर्ट। क्यों लिखे? मैं कॉग्निटिव लोड क्यों बढ़ाएं? ऑलरेडी एक तो सपनों का भार इतना ज्यादा कंपटीशन में, तो मैंने यहीं पर क्या किया, डेजर्ट यानी मरुस्थल शब्द जैसे लिखा मैंने वहां पर लिखा देयर आर 2 टाइप ऑफ डेजर्ट, हॉट एंड कोल्ड, यानी कि उष्ण और शीत मरुस्थल, 2 तरह के मरुस्थल होते हैं। मन करेगा यहां पर लिख दो सहारा, थार मरुस्थल भारत। कोल्ड डेजर्ट में हम आप लद्दाख लिख सकते हो भारत का, तिब्बत लिख सकते हो, इसके साथ साथ अटाकामा लिख सकते हो, दुनिया का सबसे बड़ा कोल्ड डेजर्ट। आप चाहो तो यहां पे नाम भी लिख दो, लगे यहां ज्योग्राफी खत्म। जैसे जैसे नॉलेज और बढ़ेगी, चूंकि अभी पढ़ाया नहीं है इसलिए ये पॉइंट्स और लिखते चले जाओ। तो इसमें जितने भी नोट्स को ऑर्गेनिक नोट्स बोलते हैं, ठीक है, यानी कि ये लगातार बढ़ता रहता है, ये लगातार नई इंफॉर्मेशन को एक ही जगह कलेक्ट करता रहता है, अगर ये सीख गए तो। अब जरा ध्यान से देखो, हाउ डू डेजर्ट पीपल अडॉप्ट, ठीक है। तो अब यहां पर इंटरेक्शन का मतलब क्या है, यहां पर देखो इंटरैक्ट, वर्ड है इंटरैक्ट। अब इंटरैक्ट के आगे मैंने क्या किया, क्वेश्चन मार्क लगाया। तो क्वेश्चन मार्क का मतलब ये हुआ यहां पर, और एक एरो ड्रॉ कर दिया। तो ये नोट जो होते हैं वो क्या होता है, फ्लो के साथ चलते हैं, यानी आपका दिमाग जिस क्रम में सोचता है उसी क्रम में मैंने इस नोट्स को LWMI को डेवलप किया है। ये ऐसा नहीं कि हैप्पीजार्डली कोई भी इंफॉर्मेशन डाल दिया, एक एक सिंबल इसका यूटिलाइज है। एक वर्ड के नीचे देखो मैंने क्या क्या किया, आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया, ह्यूमन के नीचे अंडरलाइन है। तो अंडरलाइन होने का मतलब क्या है कि आई नीड हाईलाइट दिस पॉइंट। ह्यूमन, मैंने क्या बताया, ह्यूमन की परिभाषा मोस्ट डायनेमिक, इसका खुद का एनवायरमेंट है, ये एनवायरमेंट के साथ रिलेटेड है, ये एनवायरमेंट को इंपैक्ट भी करता है। ह्यूमन। प्लेस, स्थान किसे कहते हैं, अभी स्थान की एक बड़ी अच्छी खासी परिभाषा आएगी, क्योंकि इसी स्थान से अधिवास शब्द का निकल के आएगा, सेटलमेंट वर्ड निकल कर आएगा। और तीसरा इंटरैक्ट, रिलेटेड, रिलेट का मतलब संबंध। तो 1 2 3 4 4 कॉन्सेप्ट सिर्फ 2 लाइन के अंदर लिख दिया। ह्यूमंस, क्योंकि पूरी ह्यूमन ज्योग्राफी का बेस यही है। प्लेस, ह्यूमन ज्योग्राफी में जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्लेस, इंडस्ट्री कहां लगेगी, रूट्स कहां से निकलेंगे, क्योंकि प्लेस का मतलब हुआ, प्लेस शब्द का मतलब हुआ वेयर, प्लेस शब्द का मतलब हुआ वेयर। वॉट और वेयर दोनों मिलाकर क्या बनाते हैं, प्लेस। कौन सी जगह है ये, दिल्ली है। ये कौन सी जगह, अरुणाचल प्रदेश है। ये कौन सी जगह, यहां इंडस्ट्री है। ये कौन सी है, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन है। ये फलाना क्या है, आप बताते रहते हैं। सो प्लेस का मतलब वेयर, देखो ज्योग्राफी का कोर कॉन्सेप्ट आ गया। रिलेटेड का मतलब होता है ये संबंध किस प्रकार से है। तो संबंध किस प्रकार से, संबंध हमेशा अच्छे थोड़े ना होते हैं। जैसे शेर और हिरन कभी मुलाकात हो जाए तो शेर और शेरनी मिलेंगे, और भाई आज चलोगी कॉफी पे, तो ये बात वो कर सकते हैं, ठीक है, और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं, ये बात होगी। लेकिन कभी शेर और हिरन की मुलाकात हो जाए तो उससे थोड़े ना कहोगे आज चलोगे डिनर पे, तो हिरन सोचेगा डिनर तो बेटा मैं ही हूं तो मैं जाऊं कहां। तो दोनों के बीच में संबंध अलग है, एक प्रीडेटर है, एक शिकार, एक शिकारी है। तो यहां पर रिलेशन जो होता है वो कई प्रकार का होता है।
यहीं से पूरा एनवायरमेंटल ज्योग्राफी आती है, जैसे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, जैसे प्रीडेशन, जैसे म्यूचुअलिज्म। आगे आप लोगों ने कई बार, अगर आप लोगों ने एनवायरमेंट इकोलॉजी पढ़ा होगा तो आपने ये सब शब्द सुने होंगे। सिम्बायोटिक मतलब तुम्हें मुझसे लाभ है, मुझे तुमसे लाभ है। प्रीडेशन मतलब मैं तुम्हें खा जाऊंगा। पैरासिटिक यानी मैं तुम पे जीवन, मैं तो जिंदा रहूंगा, तुम्हें खा जाऊं, तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। पैरासाइट बोलते हैं इसको, परजीवी। इसी तरह म्यूचुअलिज्म की जो है हम दोनों साथ साथ चलते हैं, ना तुम हमें डिस्टर्ब करो ना हम तुम्हें डिस्टर्ब करें। तो पूरा जो इन्वायरमेंट है जो हमें दिखाई पड़ता है वो इन्हीं संबंधों पे, रिलेशनशिप पे डिपेंडेंट है। ये रिलेशनशिप जैसे बदलते हैं तो इंसान का प्रकृति के साथ 4 चरण का रिलेशनशिप तैयार होता है। 4 चरण का रिलेशनशिप स्टार्ट होता है। अभी 2-3 दिन पहले सोशल मीडिया पे एक पोस्ट वायरल हुई, उसमें एक पीपल का पेड़ काट दिया गया और एक महिला बाकायदा उसकी पूजा कर रही है और रो रही है, ऐसा रो रही है जैसे उसके परिजन जो है मर गए, परिजन की डेथ हो गई। आप देखिएगा सोशल मीडिया पे, तो वो बाकायदा पूजा करे, फूट फूट के रो रही है ग्रामीण महिला, फूट फूट के लोग उसको पकड़ रहे हैं। पीपल का पेड़ काट दिया गया गांव का, क्यों? क्योंकि उस पेड़ को उसने लगाया था, उसने बड़ा किया था और उसको अपने बच्चे की तरह वो देखती थी, अपने जीवन का हिस्सा मानती थी। तो ये भी एक रिलेशनशिप है। और वहीं दूसरी तरफ ऐसे भी लोग हैं जो पेड़ काटते समय उनको केवल लकड़ी और पैसा दिखाई पड़ता है। तो रिलेशनशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक है जो नदियों में हम गंदा किए जा रहे हैं, अपना घर का सारा कचरा डाल रहे हैं। वहीं एक ऐसी कम्युनिटीज भी है जो नदियों के लिए अपनी जान देने को तैयार है, लड़ने को तैयार है। सो दिस वर्ड इज, जो अंडरलाइन किया है ना, नोट्स के अंदर पूरे भाव डाल दिए हैं। तो ध्यान रहेगा, ह्यूमन, प्लेस, रिलेशन और इंटरैक्ट। इंटरैक्ट मतलब आमना सामना होगा कैसे। एक तरफ कहते हैं जय गंगा मैया, जय यमुना मैया, छठ आ रहा है, और दूसरी तरफ ये बताओ इस नदी को गंदा क्या एलियन आकर कर जाते हैं। हम सोचते हैं एलियनवा होगा, रात में आया होगा और नदी पूरा गंदा करके चला गया। सरकार धो नहीं रही है नदी, और हमें जहां मौका मिल रहा है चिप्स का पैकेट फेंक दिए उसी में, थूक दिए उसी में, गंदगी डाल दिए, घर का कूड़ा ला के है जय यमुना मैया। ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि वो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बीओडी बढ़ा देगा। हमारे घर से निकल गया सब कुछ, हमारे घर से निकल गया, नदी में चला गया। नदी तो साफ कर लेगी, भाई मां है तो वो हमारी जिम्मेदारी नहीं, मां खुद ही को अपने आप साफ करे। क्लियर है? तो ये हालत है। सो ह्यूमन, प्लेस, रिलेट एंड इंटरैक्ट। अब देखें इंटरैक्ट वर्ड को कैसे समझाया है। पीपल लिविंग इन डेजर्ट, डेजर्ट को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, चाहे कोल्ड हो चाहे हॉट हो। अब इंटरैक्शन के 4 आयाम। पहला, हाउ डू डेजर्ट पीपल अडॉप्ट। अब फिर देखो, अडॉप्ट मतलब अनुकूलता। ज्योग्राफी का सबसे, आज हम इंसान जो सबसे ज्यादा इस धरती पर हैं वो इसी शब्द की वजह से, अनुकूलन। अडॉप्ट नहीं कर पाते तो आज हम यानी ठंड आएगी तो हम ऐसे थोड़े ना स्किन में घूम रहे हैं नंगू पुंगू टाइप के, पत्ते पहन के, ठंड आ रही है तो ठंड में मर गए। अरे भाई गर्म कपड़े धनाधन पहना, गर्मी आ रही है तो ऐसा थोड़े ना मर गए। एसी चलाया, कूलर चलाया, पंखा चलाया, हम अडॉप्ट कर ले जा रहे हैं। हम किसी भी कंडीशन को अडॉप्ट कर ले जा रहे हैं। तो अडॉप्ट यानी अनुकूलता हमारी सबसे बड़ी पावर है। हाउ डू डेजर्ट पीपल अडॉप्ट, यानी कि मरुस्थल के लोग कैसे अनुकूलित होते हैं। ये अनुकूल, अब देखो मैंने यहां पर क्या किया, घेर दिया। अलग से नोट्स नहीं बनाने हैं, ये नोट्स अगर तुम सीख गए ना तो एडेप्टेशन प्रोसेस ऑफ, ठीक है, एडेप्टेशन। तो एडेप्ट कैसे किया, दैट इज ADAPT। तो आपने एडेप्ट कैसे किया इसको। तो एडेप्टेशन प्रोसेस अगर हमारे पास है, यानी हमने उसको अनुकूलित कैसे किया, कंडीशनिंग इसको बोलते हैं। एक और वर्ड लिख लो, कंडीशनिंग। हम कैसे कंडीशनड हो रहे हैं। तो अब मैंने यहीं पर बना दिया कि मुझे इस पर ध्यान है। हाउ डू डेजर्ट पीपल। अब डेजर्ट हो सकता है, ये वेटलैंड्स हो सकता है, ये आपका रेन फॉरेस्ट हो सकता है, ये आपका हिमालयन पीपल हो सकता है, ये आपका ग्लेशियर पीपल हो सकता है, ठीक है। तो जिस भी जलवायु क्षेत्र में आपने उसको अडेप्ट कैसे किया, आपने इसको कैसे अनुकूलित किया। हाउ डू डेजर्ट पीपल अडेप्ट, ठीक है, यानी मरुस्थल के लोग कैसे अनुकूलित होते हैं। दूसरा, अब पानी की कमी है, डेजर्ट क्यों। अब डेजर्ट की परिभाषा यहां पर आ जाएगी, पानी की कमी है, वर्षा वहां 25 सेंटीमीटर से कम हो रही है। कंजर्व एंड यूज ऑफ वाटर, क्योंकि हमने ऊपर क्या देखा, जल हमारे जीवन का स्रोत है, जल नहीं तो कुछ नहीं। तो उस जगह पर जल का संरक्षण और प्रयोग कैसे करते हैं, यहीं से पूरा चैप्टर आ जाएगा। तो वो विधियां क्या हैं, जल का प्रयोग और संरक्षण। हाउ एंड वेयर डू दे मूव, निशान लगा दिया। हाउ कैसे, व्हेन कब हो, भाई मान लीजिए वो क्यों होगा, क्योंकि यहां पर हमने क्या देखा, खेती से बनती है सोसाइटी, सोसाइटी से आती है सुरक्षा। जब इनके पास डेजर्ट है, पानी नहीं, मिट्टी नहीं होगी, मिट्टी धूसर हो जाएगी,
इसका मतलब इन्हें लगातार मूव करना पड़ेगा। तो हाउ, कैसे और कब ये गतिमान होते हैं, यानी इसका मतलब यहां पर स्थिर समाज नहीं बन पाएगा। और डेजर्ट्स में जाओगे तो आप देखोगे वहां पर स्थिर समाज का निर्माण नहीं हो पाता, वो घुमंतु लोग होते हैं, नोमैडिक्स होते हैं। वो मिल गया आंसर आपको। तो कैसे और कब वो एक स्थान से दूसरे स्थान गतिशील होते हैं। काइंड ऑफ शेल्टर एंड सेटलमेंट, अब किस प्रकार का, जैसे तुम्हारा घर है ईंटों कंक्रीट, अगर ये कंक्रीट के घर वहां रेगिस्तान में बना दिए जाए तो जल के तुम अंदर ओवन की तरह तुम्हारी हालत हो जाएगी, फफोले पड़ जाएंगे। तो अब सवाल है कि वो जो यहां वर्ड अडेप्ट है, अनुकूलन है, कंडीशनिंग है, उसके लिए ये भी होना जरूरी है। शेल्टर, उनका शरणगाह कैसी होती है, तो ये बताओ वो मिट्टी के घर यूज करेंगे, घास फूस यूज करेंगे या कंक्रीट यूज करेंगे? टीन शेड ऊपर डाल देंगे, मतलब नहीं भी मरना हो तो जल के खत्म हो जाए तो करेंगे वो? नहीं। या वो घास फूस नेचुरल, या जो ताप को बर्दाश्त कर सके, या अगर ठंडी जगहों पर है तो कुछ ऐसे क्लोज एरिया बनाएंगे, जमीन से ऊपर रहेंगे ताकि वहां पर एयर का जो है वेंट बना रहे, और ताकि वो जो है वो ताप हवा जो होती है वो कुचालक का काम करेगी और वो उस अत्यधिक ठंड या अत्यधिक गर्मी से बचे रह जाए। देख लो काइंड ऑफ शेल्टर। अभी आप हिमाचल में जाओगे तो निचले तल्ले पर पशु रहते हैं, ऊपर इंसान रहते हैं, क्योंकि वहां जानवर भी आते हैं। और दूसरा वहां पे क्या होता है, वहां बहुत अधिक ठंड पड़ती है, जमीन से ऊपर रहते हैं, चूंकि पत्थर है जमीन है तो वो ठंडी होती है, तो बीच में एयर की बेल्ट वो डालते हैं, तो ऊपर मकान क्या होता है, कंपैरेटिवली ठंडे होते हैं। और हवा भी जब रात में ठंडी होती है तो नीचे की तरफ बैठती है, तो वो पहली या दूसरी मंजिल पे रहते हैं। अब आप हिमाचल के मकानों को देखेंगे तो इसको बोलते हैं अधिवास या सेटलमेंट। तो हमने क्यों किया, हमने पर्यावरण के साथ अपने आप को अनुकूल किया। यही ज्योग्राफी का सबसे बड़ा गुण है, यही सबसे बड़ा गुण है। क्लियर है? तो आप क्या देख रहे हैं, LWMI नोट्स आपको सोचना सिखाता है। अब जो कुसुम ने कहा कि हम आंसर नहीं लिख पाते हैं, सुमित लिख रहे हैं हम आंसर नहीं लिख पाते हैं, आपने सोचना नहीं शुरू किया। अब जब आप इस विधि में सोचोगे तो आप उसको लिख भी लोगे, क्योंकि आपके साथ मैं डे 1 से देख रहा हूं आपका ऊपर कॉग्निटिव लोड का बहुत बड़ा प्रेशर, कॉग्निटिव लोड है। आप जैसे कोई काम शुरू, आपका दिमाग हैंग हो जाता है, अरे क्या करें क्या करें। छोटे छोटे टुकड़ों में, इसको बोलते हैं बिट बाय बिट स्टेप बाय स्टेप, ये फॉर्मूला कहलाता है, बिट बाय बिट स्टेप बाय स्टेप। जैसे हम खाना एक एक करके एक एक निवाला खाते हैं, उसी तरह से हमें इंफॉर्मेशन भी अपने दिमाग में स्टेप बाय स्टेप भेजनी चाहिए और स्टेप बाय स्टेप उससे मांगनी चाहिए। तो आपकी प्रॉब्लम कॉग्निटिव लोड है, कॉग्निटिव लोड है, और इसमें आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स डाउन हो जाता है। इसमें एक और तीसरी भी चीज आती है जिसे एमिग्डाला हाईजैक कहते हैं। तो आप क्या होता है, आप स्ट्रेस कर जाती हैं, या जितने भी लोग हैं जो नहीं लिख पा रहे स्ट्रेस कर जाते हैं, अरे यार क्या करें, अरे यार क्या करें। तो यहां पर क्या होता है, एमिग्डाला हाईजैक हो जाता है। एमिग्डाला हमारे दिमाग का एक हिस्सा होता है, वो हाईजैक कर लेता है, ब्रेन हाईजैक। जैसे आपका प्रोसेसर हाईजैक हो जाए, आपका फोन या आपका स्क्रीन जो है हैक हो जाता है ना, एकदम बिल्कुल एकदम स्टिल हो जाता है, ऐसे आप बटन बटन दबाते रहो तो कुछ भी नहीं होता, इसको एमिग्डाला हाईजैक, आप बिल्कुल फ्रीज से हो जाते हैं, इसको एमिग्डाला हाईजैक कहते हैं। तो आप कोशिश करिए इस रूप में नोट्स बनाने की। अब आप देखिए हमने कितने कम शब्दों, आप शब्द गिन लीजिए। कहते हैं प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। कितने कितने कॉन्सेप्ट हमने डेवलप किए। इसी वाटर को अगर आपके अंदर, अब ये मेरे साथ आगे प्रोफिशिएंसी करेंगे, एक ऐसे ना ऐसे कमरे में बड़े बड़े पेपर ऐसे चिपका लो, वाटर से हम अभी उठाएंगे और यहां लिखेंगे, फटाफट जाएंगे और यहां लिखेंगे क्या, यहां से उठाएंगे और जितने हमारे सिंधु घाटी सभ्यता में वाटर के किनारे जो जो हमारे सिविलाइजेशंस हुई हैं, सिविलाइजेशन में जाते ही हम चले जाएंगे हिस्ट्री में, तो वहां पूछेगा क्यों, 3 रीजन उसके, यहां लिखते चले जाएंगे। तो बहुत इजी है ये को आगे बढ़ा, मतलब आप धीरे धीरे आपकी प्रोफिशिएंसी बढ़ेगा। अभी ज्योग्राफी में इकोनॉमी जोड़ेंगे, इकोनॉमी में आप अब जैसे यहां गए ट्रेड, तो ट्रेड में किस तरह का रॉ मटेरियल बेस, यानी इंडस्ट्री भी बनेगी। यहां पे इंडस्ट्री किस तरह की होगी, एक आपको पता है 3 तरह के हमारे पास उद्योग होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, तीनों उद्योग माने जाते हैं। तो कहां पर सेकेंडरी होगी, तो सेकेंडरी में मान लो इस्पात उद्योग हो गया या कोई और भी जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है। फिर सर्विस सेक्टर, वो भी हमारा उद्योग है। तो आज जैसे बेंगलुरु आईटी हब हो गया, पुणे आईटी हब हो गया, तो हम ये देखेंगे हम यहां पर क्या होगा, इकोनॉमी को ऐड करते चले जाएंगे। इसी तरह ट्रेड रूट्स को लेकर हम जो है ऐड करते चले जाएंगे। तो ये आपके ऊपर है, इसको कितना एनलार्ज कर सकते हैं, और छोटे छोटे वर्ड्स में। तो ये सबसे अच्छा तरीका है सीखने का जो मैंने आज आप लोगों को सिखाया है, राइट। और धीरे धीरे हमें चलना है, आगे सीखना है। और अभी भी अगर आपको लग रहा है कि आपको वाकई में मेंटर की आवश्यकता नहीं है, तो रक्षा करे तेरी सियाराम,
आज जो पढ़ाया है इस डिस्कशन पे, आज फिर से टेस्ट आप लोगों का मेंटरशिप के स्टूडेंट के लिए टेस्ट आ रहा है। टेस्ट नहीं दोगे कोई फायदा नहीं है। कल टेस्ट दिया, आपको महसूस हुआ कि हाँ ये पढ़ना इसको कहते हैं, फिर मेंस के क्वेश्चन दोबारा करो। डरना नहीं है, मैं सिखा रहा हूं ना उन क्वेश्चन को कैसे करना है, कैसे थिंकिंग करना है, कैसे अपना कॉग्निटिव ओवरलोड कम करना है, सिखा रहा हूं। इसी को मेंटरशिप कहते हैं। और अब रिवीजन भी कराऊंगा, रिवीजन भी कराऊंगा। और अब ऑडियो नोट्स का भी टाइम आ गया, एक एक दिन करके। और आप सभी का मैं एक प्रोडक्टिविटी टाइम टेबल बना रहा हूं। यानी अब जब हम शाम को सोएंगे या अगले दिन सुबह उठेंगे, आप मुझसे परसेंटेज में बात करेंगे। सर देखते जाइए मजा। सर आज मेरा दिन 80% रहा, आज मेरा दिन 60% रहा, आज मैंने जो है वो 40% पढ़ाई की है। तो अभी भी अगर आपका मन है, सो नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज मेंटरशिप। आपकी सबसे बड़ी जरूरत है, सब्जेक्ट तो चलते रहते हैं, उंगली पकड़ के सिखाना आज की डेट की सबसे बड़ी जरूरत है। सो बी द पार्ट ऑफ दिस पर्सनल मेंटरशिप। इसीलिए मैं फ्रंट लोड पे पढ़ा रहा हूं। अभी देखना टेस्ट थोड़ी देर बाद अपलोड हो जाएगा, आंसर राइटिंग अपलोड हो जाएगी। तो कल आंसर दिया था, आज अब आंसर नहीं मिलेगा, आज आपको वर्कबुक मिलेगा, उस पर आपको लिखना है। और अब इसके बाद रिवीजन और ऑडियो नोट्स भी शुरू हो रहे हैं। तो भैया टूट पड़ो। ऑडियो में क्या बोलना है, जो आपके नोट्स हैं, जैसे आपको दिया, तो जो आपके नोट्स अभी पढ़ा है उसको बोल के उसको याद करना है और उसको रिकॉर्ड करना है। ठीक है, इससे क्या होगा, आपके फोन में रहेगा। अब मान लीजिए आपने जो मैंने अभी नोट्स पढ़ा है, मान लो ये नोट्स थे मेरे, तो ये जो मैंने पढ़ाया ये आपको बोल बोल के रिकॉर्ड कर लेना है। अब बोल के जब रिकॉर्ड करेंगे तो आपके पास इसमें से बेस्ट आप मुझे भेजेंगे, मैं इसको अपने ऑडियो ऐप पे भी डाल दूंगा ताकि सब लोग सुन सकें, या एक ही जगह हम डाल देंगे। अब मान लो फॉर एग्जांपल आप ब्रश कर रहे हो, तो ब्रश करते समय आप किताब लेके नहीं पढ़ते, 5 मिनट मान लो ब्रश किया, या आप कोई ऐसे बैठे हो किचन में गए, ईयरफोन लगाया, पूरा चैप्टर, हाँ ये व्हाट है, वेयर है, ये ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट है, ये ऐसे है, ये फलाना है। 5 मिनट में दोनों हाथ लगे हुए हैं, बर्तन धो रहे हैं, जो है कपड़े धो रहे हैं, घर का काम कर रहे हैं, चैप्टर खत्म। एक दिन में 2 बार स्ट्राइक अगर कर गया, मेमोरी से बाहर ही नहीं जाएगा। आप इसलिए लिख नहीं पा रहे हो क्योंकि आप उसको याद नहीं कर पा रहे हो, आप उसको फेच नहीं कर पा रहे हो। तो जब वो बार बार स्ट्राइक करेगा, तो मान लीजिए आपको नहीं पता चलता है, आपको नहीं पता चलता है कि ये बर्तन धोने, घर का काम करने, झाड़ू लगाने, ब्रश करने, थोड़े बहुत गाने वाने सुनने, इधर उधर ऐसे कुछ मूच अराउंड करने में, यानी इधर उधर घूमने में, मार्केट जाने में, आप किसी दिन लिख कर देखिएगा 3 साढ़े 3 घंटे आपके यूं ही निकल जाते हैं, बड़े आराम से 3 घंटे, आपको नहीं पता चलेगा। 10 मिनट आ रहे, 10 मिनट क्या, बगल वाली दुकान में जा रहे हैं। लेकिन अगर वही 3 साढ़े 3 घंटे की बात कर रहा हूं, जिसमें ऐसा काम जिसमें आपको बहुत ज्यादा ब्रेन फंक्शन यूज नहीं करना, वो आप कई दिनों से करते चले आ रहे हैं, सालों से, तो आप वो बिल्कुल नेचुरल हो गया आपका। आप नोटिस, आप लिख के देखिएगा, स्पेशली जो लोग हाउसवाइफ्स हैं या घर में हैं या कोई नौकरी पे जाते हैं, ट्रैवलिंग में कितना टाइम जाता है। आप कभी किसी दिन ना डायरी लेके लिखिएगा कि बगल की दुकान में दूध लेने गए, 15 मिनट का टाइम लग गया, कोई मिल गया तो ज्यादा लग गया, फलाना ठिकाना करके लिखिएगा। बर्तन धोने गए, यहां गए, खेत तक चले गए, ठीक है, इनसे मिलने चले गए, राशन की दुकान तक चले गए, आप देखिए, लिख के देखिएगा। और उस दौरान आप ऐसा कुछ नहीं कर रहे होते हैं जो प्रोडक्टिव हो। बर्तन धोने लगे, 15 मिनट मान लो बर्तन धोया, तो कोई प्रोडक्टिव वर्क नहीं है वो, आपके वो घर के लिए, लेकिन आपके करियर से रिलेटेड नहीं है। तो मैं उसको ऐसा करना चाहता हूं कि वो 15 मिनट, ठीक है, आप जा रहे हो, आपका पैर है, आपको पता रास्ता हुआ है, लेकिन जा रहे हैं ध्यान से, जो मैंने पढ़ा वो मैं सुनता जा रहा हूं। मैं कह रहा हूं 30% 40% मुझे याद रह गया, 100% नहीं भी रहा, मैंने बार बार वो सुना, बस हो गया मेरा काम, हो गया। इसको बोलते हैं मेंटरशिप, इसको बोलते हैं पावर खुद को बदलने की। मैं कह रहा हूं, जैसे सुमित ने लिखा, सर 4 घंटे से ज्यादा हो जाता है। आप ईमानदारी से बताइए, सुमित सही बोल रहे हैं? जो घर के काम है, जो है हाउस होल्ड चोर्स कहते हैं, तो वो कितना हमारा टाइम ले जाते हैं, आने जाने उठने पे। कई बार आप कुछ भी नहीं होता तो आप जो है वो ऐसे ही 10 मिनट बालकनी पे खड़े हो गए, ऐसे देखने, कुछ इधर उधर लगे। आप नोटिस करके देखिएगा, आप नोटिस करके देखिएगा कितना टाइम आपका जाता है। आप ये 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट ऐसे लिखिएगा। कभी ऐसे चाय बनाने चले गए, कुछ ऐसे सोचने लगे, लाओ एक आध गाने चला लेते हैं, थोड़ा सा मस्ती वाले, थोड़ा मूड फ्रेश हो जाए। आप बताइएगा कितने घंटे जाते हैं। ज्योति लिख रही है 3 से 4 घंटे जा रहे हैं, सुमित लिख रहे हैं 4 से ऊपर घंटे जा रहे हैं, अंजनी लिख रही है 3 से 5 घंटे जा रहे हैं। कभी आप ट्रैवलिंग करने चले गए, मान लीजिए आपको जॉब वॉब पे जाना है, आधे आधे घंटे आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं, आपको पता चल रहा है आपके पास इनफ टाइम है। जो लोग कहते हैं कि साहब मेरे पास इनफ टाइम नहीं है, इनफ टाइम है, कोई आपको बताने वाला नहीं है,
ये इस टाइम को यूटिलाइज कैसे करना है, और अगर यही टाइम यूटिलाइज किया कि मैं इसमें 30-40% भी मेरा आउटपुट मेरे पढ़ाई से रिलेटेड आ जाए। देखो धुल रहे बर्तन, धुलने दो। आजकल लोग बहुत ही व्यसन के शिकार हो जाते हैं, डोपामाइन के शिकार, सीरियल वीरियल लगा लेते हैं, मैच लगा लेते हैं कि काम करें, चलो मूड फ्रेश कर लेते हैं। क्यों भाई, इट्स माय चॉइस। मैं आपके टाइम टेबल में वो दूंगा कि ऑडियो के लिए आप कितना टाइम दे रहे हैं, ऑडियो के लिए कितना टाइम दे रहे हैं और कितना सुन रहे हैं। ये सारी चीजें मैं आपको प्रोवाइड करने जा रहा हूं। तो आप जब अपनी पढ़ाई से, जैसे पूजा ने लिखा कि मैं AIR न्यूज सुनती हूं 15-15 मिनट की, 15 मिनट हिंदी आती है, 15 मिनट इंग्लिश आती है, बाकी टाइम क्या सिर्फ आप 15 मिनट ही अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं? तो मुझे तो न्यूज सुनने के साथ साथ मुझे इसमें भी तो लगना है, बस लगा दिया। तो तैयार हो जाइए। खैर अब आपकी चॉइस है कि मेंटरशिप में कैसे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। ट्रेनिंग मेरा काम है देना, पर्सनल मेंटरशिप में आगे बढ़ते हैं। और आज की डेट में अगर कंपटीशन में आगे जाना है तो कोई हो जो दिन भर हमारे सर पे बैठे, हमसे काम कराए। ठीक है, वेरी नाइस। और सर के साथ क्लास शानदार चल रही है तो पकड़ लीजिए, क्योंकि कल सर जा रहे हैं फिर छुट्टी पे, 2-4 दिन के लिए घर जाएंगे, दिवाली पे फिर लौटेंगे, फिर क्लास लेंगे। तो दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर यू, लेट्स स्टार्ट। और अगर आपने इनकी क्लास छोड़ी तो आप बहुत कुछ मिस करने जा रहे हैं।